नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन एस्पिरेंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के इतिहास के बारे में। तो इसके 7वें चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो एक बेहतरीन ये पार्ट होने वाला है, एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इनके बारे में जान पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं अशोक के बारे में यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार अशोक के बारे में क्या क्या मत बनते हैं, क्या क्या उनके बारे में बोला जाता है। तो सबसे पहले जब अशोक ने राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया था तो उनके बारे में बोला जाता है, ऐसा बौद्ध धर्म में वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन को ग्रहण किया था। ठीक है। और उसके बाद ये भी उसमें वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सिमुक की हत्या कर राज सिंहासन को ग्रहण किया था। तो ऐसा हमको लगता है कि संभव नहीं है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। ठीक है। इस तरीके से जब अशोक सबसे पहले जो थे वे बहुत ही क्रूर थे, बहुत मतलब कि युद्ध करने वाले थे, इस तरीके से बहुत ताकतवर थे। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म के ग्रहण करने के बाद उन्होंने धम्म नीति को अपनाई, धम्म का आविष्कार किया, धम्म का प्रचार किया। उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए और उनका जीवन एक तरीके से पूरी तरीके से उनका जीवन क्या हो चुका था, पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो अशोक पहले ऐसा था कि युद्ध करने में नहीं डरता था और युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहता था, दूसरे को भी सलाह देता था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि युद्ध को न करने के लिए अपने अभिलेख लिखवाएं कि मेरे जो बेटे होंगे, उनके जो बेटे होंगे, उन सभी को युद्ध नहीं करना चाहिए ना, ऐसा उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाया है। तो यदि आप इनके अभिलेखों के बारे में नहीं जानते तो एक वीडियो बनाया है जिसमें कि अशोक के 13 अभिलेखों के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है सभी के बारे में हमने उसमें बात करा है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल एवन एस्पिरेंट पे उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन का। उम्मीद करते हैं आपको ये उनका मत समझ में आया होगा, बौद्ध धर्म में जो बोला जाता है अशोक के बारे में। तो यहाँ पे जो अशोक है उनका एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। ठीक है। बहुत सारा हम लोगों ने अभी जब पीछे पढ़ा था तो उसमें महाजनपद होते थे, वंश होता था, इस तरीके से कुछ होते थे। लेकिन यहाँ पे अशोक का क्या था, एक साम्राज्य था। ठीक है। तो साम्राज्य जो होता है वो राज्य से या तो महाजनपद से काफ़ी भिन्न होता है ना, महाजनपद से काफ़ी भिन्न होता है। तो यहाँ पे जो साम्राज्य में शासन करने वाले होते हैं उसे सम्राट बोला जाता है। इस तरीके से जब अशोक ने शासन करा था, ठीक है, अशोक ने जब शासन करा था तो इसको सम्राट अशोक बोलते थे, इसको सम्राट अशोक बोलते थे ना। तो यहाँ पे जो सारनाथ वाली बात हमने अभी बताई थी, ठीक है, सारनाथ वाली बात अभी सारनाथ में अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ है। तो उस अशोक स्तंभ जो उसमें से जो शेर होते हैं वो हमारे रुपये पैसों पर क्या होते हैं, छपे होते हैं ना। उसमें हम लोग शेरों को क्या देखते हैं कि वो हमारे जो रुपये पैसे होते हैं उनमें क्या होते हैं, छपे होते हैं। और ये जो शेर होते हैं इनका भी एक लंबा इतिहास है, इनका भी क्या है, एक लंबा इतिहास है। तो ये इतिहास उस समय का है जब अशोक शासन करते थे, उनके समय का ये इतिहास है। तो ये जो शेर होते हैं इनको पत्थरों से काटकर बनाया गया था ना, इनको पत्थरों से काटकर बनाया गया था और उनको सारनाथ में एक स्तंभ पर, विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। तो उसे बोलते हैं अशोक स्तंभ बोलते हैं। तो आप यदि सारनाथ नहीं गए हैं तो जाकर सारनाथ में देख सकते हैं। मैं तो गया हूँ, मैं देखा हूँ ना। तो नेक्स्ट पे तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास के जो महानतम राजा थे, ठीक है, जिसमें कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी के बारे में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे अशोक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण करवाए और बहुत सारे स्तंभ और पत्थरों पर लिखवाए थे और उन्होंने जानकारी दी थी कि मैं अपने समय में शासन कैसे करता था, धम्म के सहारे करता था या फिर अपने तलवार के सहारे करता था शासन। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अभिलेखों में उत्तीर्ण करवाए, स्तंभ बड़े बड़े लगवाए थे। तो अशोक के जब समय था, अशोक का जब काल उस समय समय चल रहा था तो उन्होंने ज़्यादातर प्रयोग यही किया, अभिलेख और स्तंभ। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे मतलब कि अशोक के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को मिलता है स्तंभों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से उनकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। तो अशोक
जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना जो थी उनके दादा, ठीक है, इनकी दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, लगभग 2300 साल पहले की थी। उनके दादा का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, ठीक है। बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था? अशोक था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले जब अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी तो उसमें चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। तो चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आप लोग कौटिल्य के बारे में भली भांति जानते होंगे। इस तरीके से जो कौटिल्य था एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की और मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में मदद की। और चाणक्य ने कई विचार जो लिखे हैं, ठीक है, वो अर्थशास्त्र नामक किताब में लिखे हैं। तो इस अर्थशास्त्र में ये बताया गया है, इसमें राजनीतिक विषय को केंद्र में रखकर इसको अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। राजनीतिक के बारे में इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इस तरीके से बताया गया। तो वंश जो होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार वंश होते क्या है ना, वंश क्या होता है। तो जब एक ही परिवार का, ठीक है, जब एक ही परिवार का कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है कि वे लोग वंश में है ना, किसमें है? वे लोग वंश में है, तो उसे वंश बोला जाता था। जब एक ही परिवार के, मतलब कि मान लीजिए कि किसी का ये बेटा है, फिर इसका भी बेटा हुआ, फिर इसका भी बेटा हुआ, फिर इसका भी बेटा हुआ, इसका भी बेटा हुआ, तो इस तरीके से यदि कोई चीज़ चलता है तो इसको क्या बोला जाता है? वंश बोला जाता है ना। जैसे कि हम लोग मौर्य वंश की बात करेंगे तो इसमें मौर्य वंश में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनका बेटा बिंदुसार हुआ, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ ना। तो इस तरीके से अशोक जो है एक महानतम राजाओं में एक उनकी गिनती की जाती है, वो महान है। उनके बारे में उनकी जो धारणाएं आज भी लोग अपनाते हैं, बौद्ध धर्म में भी बहुत से लोग अपनाते हैं। तो अशोक ऐसे थे जिन्होंने कि मध्य प्रदेश में एक सांची का स्तूप बनाया बौद्ध धर्म के लिए, और यहाँ पे अशोक स्तंभ बनवाया है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे योगदान दी स्तंभ के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से। तो जो साम्राज्य होते थे उसमें बहुत सारे नगर होते थे ना, उनमें बहुत सारे नगर होते थे। जैसे कि इन साम्राज्य की जो राजधानी होती थी उसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर आते थे। जैसे कि आज का जो हमारा देश है भारत देश, इसका जो राजधानी है नई दिल्ली है। इसी तरीके से उस समय भी जो साम्राज्य हुआ करते थे वे उनकी जो राजधानी होती थी उनमें से प्रमुख नगरों में उनकी राजधानी होती थी। जैसे कि पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर था, उज्जैन एक प्रमुख नगर था और तक्षशिला भी एक प्रमुख नगर था। तो इन सभी जगहों पर उनकी राजधानी हुआ करती थी। जो तक्षशिला है, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में, अभी आपको मैप में बता देते हैं, दिखा देते हैं। तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम में, मतलब कि इस वाले साइड पे तक्षशिला है। और इसमें जो मध्य एशिया के लिए जो मार्ग आने वाला जाने वाला था, ठीक है, उज्जैन जो था ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। जब हम लोग उत्तर भारत से, ठीक है, इस तरीके से यदि मैं मैप बनाऊं तो यदि हम यहाँ से उत्तर भारत से, ठीक है, यदि मैं यहाँ से उत्तर भारत से यदि मैं दक्षिण भारत की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर उज्जैन पड़ता था ना, इस वाले रास्ते पर उज्जैन पड़ता था। तो इस तरीके में शायद इस तरीके में नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जो ये सब नगर हुआ करते थे, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया और तक्षशिला हो गया। तो यहाँ पर जो लोग होते थे इनमें लगभग नगर में व्यापारी आ जाते थे, सरकारी अधिकारी आ जाते थे और शिल्पकार आ जाते थे। तो शिल्पकार भी होते थे जो मूर्तियों का निर्माण करते थे, इन सभी को शिल्पकार बोला जाता था। इस तरीके से हमने देखा कि जो साम्राज्य था उसका जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला थी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में उज्जैन, ठीक है, जो उज्जैन है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच का रास्ता था? तो उज्जैन जो है ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के बीच का क्या था? रास्ता था ना, भारत जाने का रास्ता में ये सब पड़ता था। नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से यदि आगे बढ़ते हैं तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में जो थे वे किसान, पशुपालक गांव में बसे हुए थे। जो साम्राज्य होता था उसके बहुत बड़े भाग में किसान और पशुपालक बसे होते थे।
और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर जंगलों से भरा हुआ करता था। वहाँ पे हाथी होती मिलता था और वहाँ पे जो जंगली होते थे उनसे ये आशा की जाती थी कि उनको युद्ध के लिए हाथी मिल सके और अच्छे अच्छे उनको फल फूल मिल सके और मसाले मिल सके। तो जंगलों से भी काफ़ी लाभ हुआ करता था उस समय। तो वहाँ के जो लोग थे फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। इस तरीके से जो साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न जीवन यापन करते थे और वहाँ पे भिन्न भिन्न कपड़ों पहनावों का भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दी गई है, इसको भी हम लोग लेते चलते हैं। तो यहाँ पे जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उनको लाल से बिंदुओं से दिखाया गया है, ठीक है, रेड बिंदुओं से दिखाया गया उनको। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उनको किससे रेड बिंदुओं से दिखाया गया। और उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधे से मैप में। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग तक्षशिला की बात करें, उत्तर पश्चिम में यहाँ पे स्थित है तक्षशिला, यहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उज्जैन, ठीक है। जब हम लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं तो इस वाले इलाके में क्या पड़ता है, उज्जैन पड़ता है ना। इस वाले इलाके में क्या पड़ता है, उज्जैन, और ये तक्षशिला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, पाटलिपुत्र है। इस तरीके से ये जो सभी राज्य है ना, ये सब जो सभी नगर है, यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं और ये सब इम्पोर्टेंट भी थे। यहाँ पे इन सभी की क्या थी, राजधानी थी। इस तरीके से हम इसमें यदि आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सारनाथ दिया गया है, जहाँ पे कि क्या था, अशोक का स्तंभ है ना। सारनाथ में क्या है, अशोक का स्तंभ है। इस तरीके से जो सारनाथ है फेमस है ना। अशोक वहाँ पे बौद्ध धर्म सबसे पहले बौद्ध वहाँ पे अपना उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध भगवान ने, और उसके बाद अशोक ने भी वहाँ पे अपना अशोक स्तंभ गड़वाया है। उसके बाद इस मैप में हम लोग देखेंगे कलिंग के बारे में कि कलिंग आखिरकार कलिंग ही एक महत्वपूर्ण जगह है जिसके वजह से अशोक ने युद्ध को त्याग किया था। इस तरीके से हमने मैप में देखा कि यहाँ पे तक्षशिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारनाथ में अशोक स्तंभ है, फिर पाटलिपुत्र, फिर उज्जैन है और यहाँ पे कलिंग है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे राज्य जो था आखिरकार साम्राज्य से भिन्न कैसे होता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो राज्य होते थे वे काफ़ी मतलब कि उतने भी छोटे नहीं होते थे, लेकिन साम्राज्य राज्य से क्या होते थे, बड़े होते थे। जो साम्राज्य होते थे वे राज्य से बड़े होते थे। इस तरीके से जो इसमें साम्राज्य होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। जैसे कि आप इसको इस माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये राज्य है ना, ये राज्य है। अब इन राज्यों में इनसे बड़े क्या होते थे, साम्राज्य होते थे। ये पूरा क्या है, साम्राज्य है। ये क्या है, साम्राज्य है ना, ये साम्राज्य है। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो साम्राज्य होते हैं वो राज्य से काफ़ी बड़े होते थे और इनमें जो राज्य होते थे उनसे ज़्यादा सेनाओं की आवश्यकता भी पड़ती थी रक्षा के लिए, मतलब कि बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी। और सम्राट जो थे, सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत होती थी। जैसे कि अब बड़ा साम्राज्य रहेगा तो उनके लिए ज़्यादा संसाधन की भी आवश्यकता होती थी। और यही कारण था कि इनमें जो अधिकारी थे, इनमें बहुत ज़्यादा अधिकारियों की इकट्ठा होने की भी ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा अधिकारियों की, बहुत ज़्यादा सेना की आवश्यकता होती थी। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जैसे कि साम्राज्य जो होता है वो राज्य से काफ़ी बड़ा होता है और उनकी जो सेनाएं होती है साम्राज्य की वो भी काफ़ी बड़ी होती है और उनमें ज़्यादातर अधिकारियों को वहाँ पे ज़रूरत होती है। साम्राज्य में बहुत सारे अधिकारियों की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हमने राज्य और साम्राज्य में अंतर देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की आखिरकार साम्राज्य जो था इसका प्रशासन कैसे चलता था, इसका प्रशासन कैसे किया जाता था, इस पर शासन कैसे किया जाता था साम्राज्य पर। तो साम्राज्य का जो था एक बहुत बड़ा था, साम्राज्य जो था क्या था, बहुत बड़ा था। तो इसमें एक सम्राट हुआ करते थे और सम्राट जो होते थे वे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया करते थे, ठीक है। अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पर शासन किया करते थे। जैसे कि जो प्रमुख नगर थे, जैसे कि जो उनकी राजधानियाँ थी, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया। और जो पाटलिपुत्र के आसपास वाला इलाका था ना, जो पाटलिपुत्र के आसपास वाला जो इलाका था, यहाँ पर जो सम्राट हुआ करते थे वे सीधा अपना नियंत्रण रखते थे।
जो सम्राट थे अपना सीधा वहाँ पे नियंत्रण रखा करते थे। जैसे कि मैं यदि आपको मैप में दिखा दूँ तो यहाँ पे जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये वाला इलाका जो पाटलिपुत्र है, ये वाला इलाका, ठीक है, तो यहाँ पे जो सम्राट थे ये स्वयं ही वहाँ पे क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। सम्राट वहाँ पे स्वयं नियंत्रण रखते थे। लेकिन इसके बाद हम लोग जो और बहुत ज़्यादा जो नगर थे उन पर सम्राट अपने जो राजकुमार होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, उनको राज्यपाल बनाकर भेज देते थे, गवर्नर बनाकर भेज देते थे, गवर्नर, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे प्रशासन किया, वहाँ पे कैसे शासन किया जाता था। और जो वहाँ के शहरों के जो किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, कर इकट्ठा करने के लिए राजा ने अधिकारियों को नियुक्त किया था। मतलब कि जो अधिकारी थे, राजा ने ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया था जो कि किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से और व्यापारियों से कर इकट्ठा कर सके। उसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि राजा आदेशों का, जो भी राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था उसे को सज़ा दी जाती थी। कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और बहुत सारे उसमें संदेशवाहक भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और उसमें से बहुत सारे लोग थे जो, जिसको हम लोग जासूस बोलते हैं, वे अधिकारियों के कार्य क्रियाकलाप पर नज़र रखते थे कि कोई अधिकारी उसमें चोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो जासूस होते थे बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देते थे। अब इन सब के ऊपर सम्राट था जो कि राज परिवार का एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो इसमें एक मंत्रियों को भी रखा जाता था, वरिष्ठ मंत्रियों को, जो कि राज परिवार से ही होता था और वही क्या करता था, सब पे नियंत्रण रखता था, वही सबकी क्या करता था, सम्राट की शासन करने में सहायता करता था। आगे हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत आते थे। जैसे कि हम लोग तक्षशिला की बात किए थे, उज्जैन की बात किए थे, पाटलिपुत्र की बात किए थे। तो इन सभी प्रांतीय राजधानियों में से शासन किया जाता था ना, राजधानियों से इन सभी में शासन किया जाता था। लेकिन कुछ हद तक इसमें पाटलिपुत्र के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और जो अक्सर जो राजकुमार होते थे वहाँ के राज्यपाल उनको बना दिया जाता था, जहाँ पे वहाँ पे उनकी, जहाँ पे राजधानियाँ होती थी, जहाँ पे प्रमुख नगर होते थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं राज्यपाल को गवर्नर भी बोला जाता है। लेकिन ऐसा लगता है हमको कि वहाँ पे नियमों को माना ही जाता था ना, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता था, वहाँ पे नियमों को माना ही जाता था। तो ये सब हम बात कर रहे हैं वहाँ के साम्राज्य का जो प्रशासन था। तो वहाँ के जो साम्राज्य का प्रशासन था और आज के राज्य के प्रशासन से काफ़ी भिन्न है। यदि हम लोग तुलना करें तो आप लोग उसको तुलना करके लिखते चलिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में, ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन आज के प्रशासन से कैसे भिन्न था। इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है ना। जो प्रादेशिक केंद्र थे, लेकिन जो प्रादेशिक केंद्र थे, विस्तृत क्षेत्र था एक, मौर्य शासक जो होते थे वे सिर्फ मार्गों तथा नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। जैसे कि कोई व्यापार कर रहा है, कोई विदेश का, जैसे विदेशी कोई व्यापार कर रहा है, तो इस तरीके से उन्होंने मार्गों पर और नदियों पर क्या किया, एक विशेष अपना नियंत्रण रखते थे। और कुछ संसाधन करके भेंट के रूप में उनको मिलते थे जो इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत के सोने तथा जो कीमती पत्थर थे इसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। जो उत्तर पश्चिम था, इस तरीके से यदि हम मैप बनाएं तो इसमें उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या था, तो ये उत्तर पश्चिम जो था ये कंबलों के लिए क्या था, ये कंबलों के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। और जो भारत का जो दक्षिणी भारत था वहाँ पे सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि जो कर्नाटक वाला इलाका है, इसके बाद वाला जो केरल, तमिलनाडु, ये सब वाला इलाका है, इनको क्या बोला जाता है कि ये सोने तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। इस तरीके से वहाँ पे नजरानों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नजराना भी होते थे, जैसे कि हम लोग कर, उस समय जो अधिकारी थे कर इकट्ठा करते थे, तो कर एक नियमित ढंग से लिया जाता था। कर क्या एक नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, लेकिन नजराना जो होता था ये अनियमित ढंग से जब संभव हो सकता था उससे इकट्ठा किया जाता था। जो ऐसे नजराने होते थे मुख्य रूप से
ऐसे लोगों को लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कर होते हैं ये नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, लेकिन जो नजराना है ये अनियमित ढंग से जब संभव हो सकता था वे नजराने को इकट्ठा कर सकते थे। आखिर में हम देखते हैं राजधानी में सम्राट आखिर में कैसे शासन करते थे, इनके बारे में भी मेगास्थनीज जो था, ठीक है, ये जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, दरबारी था। तो ये जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के एक यूनान राजा थे जिसको हम लोग सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं, ये इसका राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में हराया था, ठीक है, 305 BC में इसको क्या कर दिया था, हरा दिया था ना, 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो उसका एक राजदूत था मेगास्थनीज, इसको अपने दरबार में रख लिया था। तो मेगास्थनीज ने जो भी देखा उस समय मौर्य साम्राज्य के दरबार में उसका वर्णन वे अपने पुस्तक में किया था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था ना। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। तो इस तरीके से उसको जो भी विवरण मिला उसने क्या किया, अपने पुस्तक में लिख दिया। तो जो सम्राट होते थे वो जनता के सामने आते थे, और जो सम्राट होते थे वो जब जनता के सामने आते थे तो शोभ यात्रा निकाला जाता था। और उन शोभ यात्रा में बहुत सारे ऐसे जो थे जो सोने की पालकी, ठीक है, उसमें क्या होती थी, जो सम्राट होते थे उनको सोने की पालकी में ले जाया करता था। और अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। जो हाथी होती थी वो सोने चांदी से अलंकृत होती थी और उसी पे अंगरक्षक सवार होते थे जो राजा की सुरक्षा करते थे। और जो अंगरक्षक ऐसे भी थे जो पेड़ों को लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे होते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं रहते थे। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यदि मौर्य सम्राट के बारे में, तो मौर्य सम्राट में जो भी थे उनको क्या करा जाता था, यदि वे सम्राट जनता के सामने जाते थे तो उनको एक सोने की पालकी में बिठाया जाता था, ठीक है। इस तरीके से सोने की पालकी में उसको क्या करा जाता था, उनको बिठाया जाता था ना, उनको क्या करा जाता था, बिठाया जाता था। और जब ये इस पालकी में उनको ले जाया जाता था उनके बीच, और उनके चारों तरफ अंगरक्षक होते थे जो कि हाथियों पर, ठीक है, जो कि क्या करते थे, हाथियों पर जो कि सवार हुआ करते थे। और इन हाथियों जो थे इनको सोने और चांदी से अलंकृत किया जाता था और इनमें अंगरक्षक बैठे होते थे। और जो बहुत सारे अंगरक्षक होते थे वे पेड़ों को लेकर चलते थे साथ में, और इन पेड़ों के ऊपर कुछ प्रशिक्षित तोते होते थे जो कि कुछ अपने प्रतीक बताते थे कि इसमें से कौन, मतलब बहुत प्रशिक्षित तोते होते थे। इस तरीके से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो ये पाटलिपुत्र है एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये सब कौन बता रहा है, तो ये सब मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में लिखे हैं। तो एक खूबसूरत नगर है ये, विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें लगभग 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं, और 2 या 3 मंजिले वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का जो महल है काठ के से बना है, पत्थर की नक्काशी से अलंकृत है। ये चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों से घिरा है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य के जो घर हुआ करते थे लकड़ी के बने रहते थे। इस तरीके से उनको आग से बहुत दिक्कत होती थी, और कुछ ऐसे मंत्रियों का, कुछ ऐसे अंगरक्षकों का वहाँ पे कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति की जाती थी। ऐसे सेना रखा जाता था जिनको केवल आग से ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा जाता था। और जो अंत में आते थे इलाके, उनमें जंगल वाले इलाके आते थे। इनमें रहने वाले जो लोग थे वो काफ़ी स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु, मोम जैसी कुछ चीज़ें लाकर दे, ठीक है। ये सब कौन करते थे, जंगल वाले लोग करते थे कि उनको लकड़ी, हाथी ये सभी लाकर उनको दे। तो अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक जो थे
तो हम आपको बताते हैं कि अशोक को महान सम्राट, अनोखा सम्राट इनको क्यों बोला जाता था। तो सर्वप्रथम जो अशोक थे ये युद्ध किया करते थे। तो एक युद्ध ऐसा आया, कलिंग का युद्ध, जो कि 13वें शिलालेख में मिलता है। उसमें उन्होंने युद्ध को त्याग किया और धम्म नीति अपनाई। तो उस धम्म नीति के बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो जो अशोक थे, ठीक है, जो अशोक थे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने जनता को अपने अभिलेखों द्वारा संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ज़्यादातर अभिलेख उनकी जो होती थी प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में होती थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि अशोक के जो अभिलेख होते थे वो ज़्यादातर किस लिपि में होते थे। तो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में होते थे। प्राकृतिक भाषा, यदि भाषा पूछेगा तो प्राकृतिक भाषा, यदि लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख होते थे वे किस भाषा में होते थे। तो प्राकृतिक भाषा में, और किस लिपि में होते थे, तो ब्राह्मी लिपि में होते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट्स करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो युद्ध का कलिंग युद्ध का जो वर्णन है इसमें अशोक ने बताया, ठीक है, अशोक ने खुद बताया कि इसमें जो होते हैं बहुत से सगे संबंधी जो होते हैं वे युद्ध के लिए जाते हैं, जिसमें वे मारे जाते हैं। तो उनके सगे संबंधियों को बहुत दुख होता है, जिससे कि उनको बहुत हानि भी होती है, बहुत दुख भी होता है। तो इस तरीके से अशोक ने बोला कि अब मैं युद्ध को त्याग करूँगा, अब मैं धर्म का पालन करूँगा और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो धर्म है ये दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये जो धर्म है ये दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं अब धर्म का पालन करूँगा। तो और उन्होंने ये भी संदेश उत्तीर्ण करवाया कि मेरे बाद जो मेरे बेटे हैं और जो मेरे पोते हैं वे भी युद्ध ना करें और वे भी धर्म का पालन करें। आगे जो उन्होंने बताया है कि धम्म कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो आगे हम आपको बताते हैं कि धम्म आखिरकार होना कैसे चाहिए। तो धम्म जो होता है वो संस्कृत शब्द है, लेकिन इसको प्राकृतिक रूप में धर्म कहते हैं। तो धम्म को संस्कृत में धम्म बोलते हैं। तो अशोक का एक कलिंग युद्ध, कलिंग जो है, ठीक है, उड़ीसा का एक तटवर्ती क्या है, प्राचीन नाम है। जैसा कि हमने आपको मैप में बताया था, उड़ीसा का क्या एक तटवर्ती प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग के जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में खूब हिंसा खराबा देखकर उसने तृष्णा हुआ और उसने भविष्य में युद्ध छोड़ने का निर्णय किया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध छोड़ने का निर्णय लिया। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कलिंग का युद्ध किस अभिलेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में, 13वें अभिलेख में मिलता है ना। इस तरीके से जो अशोक का धम्म था वो क्या था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अशोक का धम्म क्या था। तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अशोक जो थे उन्होंने अपने धम्म में ये नहीं बताया कि आपको देवी देवता की पूजा करना है, कमांडो की इसमें आपको आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि पिता को अपने बच्चों को पिता जैसे अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेश से क्या थे, प्रभावित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनको उनमें संवेदना थी। साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग होते हैं, दूसरे जो धर्म वाले होते हैं, उनसे क्या करते हैं, टकराव करते हैं या टकराव पैदा हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच रोज रोज के झगड़े भी होते रहते हैं। और अशोक ने ये सब महसूस करके कि ये सब को आखिरकार इसका अंत कैसे किया जाए, कि जैसे कि एक धर्म के जो लोग होते हैं वे दूसरे धर्म के लोगों को काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, धीरे धीरे इन लोगों के प्रति क्या हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से अशोक ने ये सब महसूस किया और बताया कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो अशोक ने इसके निदान का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे अर्थ निकाला, और
एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि जो धम्म महामात्र नाम के अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति की अशोक ने किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जगह जगह पर उनको भेजे और धम्म की शिक्षा उनको देने के लिए बोला गया। तो ये जाते थे और लोगों को धम्म की शिक्षा देते थे। इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक पालिश किया गया है। यहाँ पे पत्थर है, इन मूर्ति है, ठीक है, उत्कृष्ट पालिश वाला एक मूर्ति है। ये बिहार के रामपुरवा में मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है, ठीक है। ये मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। इसको भी राष्ट्रपति भवन में इसको क्या किया गया, रखा गया है। तो ये एक मूर्तिकाल का देख सकते हैं, बेहद ही कितना बेहतरीन यहाँ पे नमूना है। ये आज भी कहाँ पे रखा गया है? तो ये राष्ट्रपति भवन में इसको रखा गया है। तो इस तरीके से अशोक ने अभिलेखों और स्तंभों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी। तो अशोक ने अपने जो वहाँ के प्रजा थे उनको सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह बनवाए। और उन्होंने मनुष्य तथा जानवरों के लिए चिकित्सा की भी आवश्यकता की थी, वहाँ पे व्यवस्था की थी ना, वहाँ पे क्या की थी, उसके लिए भी व्यवस्था की थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक का एक संदेश। तो वो भी बोलते थे, अशोक बोलते थे कि कर्मकांड किसी काम का नहीं है। जो हम लोग ये कर्मकांड करते हैं कि सभी लोग देखते हैं कि बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं और तरह तरह के जो विवाह होता है उनका, तो उनके बच्चों का जब विवाह होता है तो तरह तरह के लोग कर्मकांड करते थे। तो बोले कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब क्या है, बेकार है, ये सब फालतू है। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने वह ज़्यादा फलदायी होगा ना, वह ज़्यादा फलदायी होगा। अब ये रीतियाँ क्या हैं, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जो कोई भी अपने दास या नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना तथा बड़ों का आदर करेगा, सभी जीवों के प्रति दया करेगा और ब्राह्मणों तथा श्रामणों को क्या करेगा, दान करेगा। इस तरीके ने अशोक ने बताया कि ये रीतियाँ जो होती हैं, ये अपने दासों तथा नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, इस तरीके से ये सब क्या है, रीतियाँ हैं। तो इस तरीके ने अशोक बताया कि अपने जो धम्म है की प्रशंसा या दूसरे की धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें क्या है, गलत हैं, दोनों ही बातें गलत है। इस तरीके से आगे अशोक ने बताया कि धम्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है या दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है तो वास्तव में वे अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरीके से अशोक ने बोला था। तो हर जो लोग होते थे वे विश्वास को समझने की कोशिश करते थे और उनका आदर भी करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा बात करते हैं, ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे भी कहते हैं कि अशोक की जो भाषा थी आज भी समझी जा सकती है। वे ऐसी भाषा बोलते थे जिसको आज हम समझ सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यदि आप अशोक के धम्म से कुछ सीखते हैं तो वीडियो में कमेंट लिख कर बोले कि यस, ठीक है, और नहीं सीखते हैं तो नो करके भेजिए कमेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अशोक थे उन्होंने अपने धम्म को दूर दूर फैलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और यहाँ पे हम लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो ब्राह्मी लिपि है देख सकते हैं आप, ये ब्राह्मी लिपि में इस तरीके से बनाया गया है। इसको बोलते हैं बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो हमारी देवनागरी लिपि है जिसको हिंदी है, इसको देख सकते हैं इस तरीके से लिखा गया है। बांग्ला में इस तरीके से लिखा गया है, मलयालम में इस तरीके से लिखा गया और तमिल में इस तरीके से लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त किए गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य से उभरने से पहले, ठीक है, मौर्य साम्राज्य क्या था, 2300 साल पहले था, ठीक है, 2300 साल पहले था। और ये जो है 2400 साल पहले है ना, 2400 साल पहले 2400 साल पहले जो चीन वाले थे, चीन के जो सम्राट थे, वे चीन की दीवार का निर्माण शुरू किए थे। और इस जो दीवार थी इसका ये जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो दीवार है ये अंतरिक्ष से भी दिखता है, काफ़ी लंबा काफ़ी ऊंचा है ना, काफ़ी लंबा काफ़ी ऊंचा है। तो ये जो दीवार है ये जो पशुपालक लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था
ये उत्तरी सीमा पर था ना। उत्तरी सीमा के जो पशुपालक थे उन लोगों की रक्षा के लिए ये बनाया गया था और लगभग 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण का कार्य चलता रहा। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2000 वर्षों तक यहाँ पे इस दीवार के निर्माण का कार्य चलता रहा और साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर क्या है, लंबी है तथा ये दीवार जो है पत्थर तथा ईंट से बनी है। इसके ऊपरी जो सतह है ये सड़क जैसी चौड़ी है और इसे बनाने में बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता था। लगभग 100 से 200 मीटर तक दूरी पर यहाँ पे क्या करना होता था, 100 से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कुछ घर बनाए जाते थे, जैसे कि वो देखने के लिए था ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक घर टाइप का बनाया गया है। फिर कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से देखेंगे कि इधर भी कुछ बनाया गया है इस तरीके से और यहाँ पे आगे भी दिख रहा है ना। तो काफ़ी ये 6400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है ना, 6400 किलोमीटर था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपने उपयोगी जो शब्द है इसमें वो देख लेते हैं। तो हमने देखा कि साम्राज्य, तो साम्राज्य जो होते हैं ये राज्य से काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सेना की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अधिकारियों की आवश्यकता होती है। राजधानी वे होते थे जहाँ पे कि साम्राज्य की जो राजधानी होती थी वहाँ पे जो राजा होते थे, जो सम्राट होते थे, स्वयं क्या करते थे, शासन करते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो अधिकारी होते थे वे जो कृषक थे, पशुपालक थे, उन सभी से क्या करते थे, कर वसूल करते थे। संदेश वाहक जो होते थे वो सम्राट को संदेश देते थे। इस तरीके से प्रांत जो होते थे, प्रांतों पर राजकुमारों को क्या भेजा, राज्यपाल बनाया जाता था। और धम्म जो है जिसको संस्कृत भाषा में धर्म को संस्कृत भाषा में धम्म बोला जाता है। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी, 2300 साल पहले हुई थी। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत जो है ये 2300 साल पहले हुई थी। तो इसमें हम लोग आओ याद करें में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाना है। तो उसमें आप सूची बना सकते हैं कृषक की, पशुपालक की और शिल्पकार की, अधिकारियों की, सेना में रहने वाले लोग, फिर उसके बाद मंत्रियों की। इस तरीके से आप विभिन्न लोगों की सूची बना सकते हैं और उनके काम धंधे जो होते थे, कृषक जो होंगे कृषि करेंगे, पशुपालक जो होंगे पशुओं को पालेंगे और जो शिल्पकार होते थे मूर्ति कला में माहिर होते थे वो चित्र बनाते थे इस तरीके से। और जो अधिकारी होते थे कर वसूल करते थे। मंत्री जो होते थे वे सम्राट को क्या करते थे, शासन करने में मदद करते थे। और जो वहाँ के जो जंगली लोग होते थे वो क्या करते थे, उसको हाथी देते थे। इस तरीके से हम सभी का क्या कर सकते हैं, खाका तैयार कर सकते हैं। अब यदि आप बेहतरीन से इस पार्ट को पढ़े हैं तो इसमें आप बता सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब जहाँ पे सम्राट का सीधा शासन होता था वहाँ पर अधिकारी क्या करते थे, कर वसूल करते थे ना जी, क्या करते थे, कर वसूल करते थे। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे कर वसूल करते थे। जो राजकुमार उनको अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। किस रूप में भेजा जाता था, तो राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। किसके रूप में, राज्यपाल के रूप में। और इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। तो इन सभी के रूप में राजकुमारों को वहाँ पे भेजा जाता था प्रांतों में शासन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मौर्य शासन का जो आवागमन के लिए जो मार्ग थे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण मार्ग थे और जो समुद्री, ठीक है, समुद्री मार्ग थे, उन दोनों पर क्या था, नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे ना। जो समुद्री मार्ग था, ये जो समुद्री मार्ग था उस पर क्या करते थे, वे नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे ना, क्या दिया करते थे। तो जो प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे वो मौर्य अधिकारियों को कर दिया करते थे। क्या दिया करते थे, कर दिया करते थे, ठीक है, कर दिया करते थे। अब इसमें से हम लोग यदि और अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पे बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है ना, सही और गलत बताना है। तो उज्जैन जो है ये उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उज्जैन है, ठीक है, ये
उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। तो ये हमने क्या देखा था कि जब हम लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बीच में क्या पड़ता है, उज्जैन पड़ता है। तो यही रास्ते में क्या पड़ता है, उज्जैन। तो ये वाला क्या है, क्वेश्चन क्या है, गलत है। इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये बात भी क्या है, सही है ना, ये बात भी सही है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त के जो विचार थे उसको अर्थशास्त्र में लिखा गया है, कि जो कौटिल्य के विचार थे उसको अर्थशास्त्र में लिखा गया है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौटिल्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त का। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के विचार भी उसमें लिखे गए हैं। तो कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो कलिंग जो था उड़ीसा का एक तटवर्ती क्षेत्र था, तटवर्ती क्या था, क्षेत्र था। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, घ वाला भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, गलत। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, तो ये सही है ना। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और भाषा यदि पूछेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ चर्चा करना है। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक ने धम्म के द्वारा करना चाहता था। तो ऐसी समस्याएं थी जिनमें कि लोग आपस में झगड़ा करते थे, पड़ोसी आपस में झगड़ा करते थे। और इसमें आ जाएगा कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कष्ट देते थे और उनके बारे में गलत बोलते थे। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं थी उस समय के बारे में। धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया, तो उन्होंने शिलालेख, अभिलेख और कुछ महामंत्रियों को क्या किया, कुछ महामात्र को उन्होंने रख दिया कि आप जाकर जो अनपढ़ हैं उनको बताएं, अभिलेख के बारे में शिक्षा दें। इस तरीके से छठवें वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो छठवां वाला जो क्वेश्चन है, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था ना, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था। इस तरीके से क्यों तुम्हें लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। तो जो लोग थे वो सम्राटों के आदेशों को मानते थे और उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते थे। इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है ना, वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या सुधार करनी चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है इसको भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।